कम्युनलिज्म भी बढ़ा। तो एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे, उन्होंने वैसे तो बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने कांग्रेस के जो मूवमेंट थे उसको जिंदा रखा, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट ज्यादा लिया, और पब्लिक के सपोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट था वो और ज्यादा इम्प्रूव हुआ। तो ये सारी चीजें इनकी अच्छी थी, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फेमस भी हुए पब्लिक के अंदर। लेकिन कुछ चीजें इनकी थोड़ी सी बेकार, जिनमें सबसे बड़ा एक चीज था कि भाई इन लोगों ने कुछ प्रतीकों का यूज किया, सिंबल। जैसे उन सिंबल में शिवाजी जो थे उनका यूज किया। अब शिवाजी का यूज किया तो इसका मतलब शिवाजी लड़े किसके खिलाफ थे? मुगलों के। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों को लगा कि भाई ये तो प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को ही, और हमारे टाइम को खराब बता रहे हैं। और इसी के साथ जब ये सारी चीजें हुई तो कहीं ना कहीं कम्युनल जो डिफरेंस थे वो भी क्रिएट हुए, जो पहले ही मुस्लिम लीग के एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। लेकिन कम्युनल डिफरेंस भी कहीं ना कहीं क्रिएट हुए, और 1907 में इन लोगों की इतनी ज्यादा एक तरीके से डिबेट हुई लिबरलिज्म वालों से, जिसकी वजह से डिवीजन हुआ कांग्रेस का भी। ये कुछ नेगेटिव चीजें थी जिनकी वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा कि भैया इन लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा चीजों को एक्स्ट्रा कोशिश की कि भाई एक्स्ट्रा इस तरीके से चीजें की जाए। तो उस वजह से ये सारी चीजें हुई। और हमने देखा बंगाल का डिवीजन हुआ, और बंगाल का डिवीजन भी ब्रिटिश लोगों ने दो तरीके से किया, एक रिलीजियस लेवल पे, दूसरा लैंग्वेज के लेवल पे। और एक और चीज आती है, जैसे ही बंगाल डिवीजन की बात की, भाई किसने किसने किया। तो उस टाइम बंगाल का जब डिवीजन हुआ 1905 में बंगाल के डिवीजन के समय वहां का वायसराय या गवर्नर जनरल जो था वो था कर्जन। तो कर्जन ने ये सारी चीजें की, और उसके साथ ही उसके और भी दोस्त थे जिन्होंने सबने मिलके फ्रेजर और रिस्ले। फ्रेजर एक ऑफिसर था जिसका काम था कि भाई कैसे टेरिटरी को डिवाइड किया जाएगा, और रिस्ले भी एक ऑफिसर था जो काम था लंदन में। ये तीन लोग इन्वॉल्व थे जिनके थ्रू बंगाल का डिवीजन सक्सेसफुल हुआ। तो इन लोगों ने वैसे नॉर्मली बोला ही कि भैया हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है, इस वजह से हम चाहते हैं कि बंगाल को डिवीजन हो जाए। और बंगाल का डिवीजन इन लोगों ने किया, और इसकी वजह से हम लोगों को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ, क्योंकि हमारे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि इन लोगों ने उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी इसके आगे जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ उसने देश को फिर दोबारा से इंटीग्रेट कर दिया। तो ब्रिटिश लोगों ने नेशनलिज्म को दबाने के लिए बंगाल डिवीजन किया, और इसके खिलाफ अगेंस्ट में इंडियन लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया, और स्वदेशी मूवमेंट ने हमारे नेशनलिज्म को और ज्यादा प्रमोट कर दिया। और इसकी भी स्वदेशी मूवमेंट के जो नेगेटिव पॉइंट है वो वही है जो कहीं ना कहीं पहले वाले थे, कि भाई ये लोग भी स्वदेशी मूवमेंट को इतना ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे कि लिबरलिज्म के साथ इन लोगों का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। और साथ में ही ये लोग जो कांग्रेस के साथ सेशन करेंगे 1907 में, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, और यहाँ पे भी नारेबाजी और स्वराज ये सारी चीजें मांगने की वजह से कहीं ना कहीं कम्युनल वायलेंस भी क्रिएट होगी। तो ये सारी चीजें इनके बारे में, ठीक है भाई कैसे कैसे इन लोगों को चला। अब देखो, एक तरफ लिबरलिज्म, दूसरी तरफ एक्सट्रीमिज्म, ये दोनों फेल हो गए एक तरीके से। तो अब जो यूथ लोग थे उन्होंने अपने तरीके से कुछ चीजें डेवलप करना स्टार्ट की, और इसी टाइम फिर इंडिया में एक और नया फेज आता है, रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशनरी वाले लोग अब सिर्फ सत्याग्रह या लेटर लिखने में बिलीव नहीं करते थे। ये डायरेक्ट, इन्हें लगता था कि अब डायरेक्ट एक्शन की जरूरत है, तो ब्रिटिश ऑफिसर जो जो हमारे खिलाफ कुछ भी चीजें कर रहे हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और उन लोगों को मारना पड़ेगा। तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट अगला फेज होता है, और इसका सबसे बड़ा रीजन
लिबरलिज्म और एक्सट्रीमिज्म जो पॉलिसी थी उसका फेल होना। तो यूथ लोगों को बिलीव नहीं था, तो वो लोग ये सारी चीज की तरफ निकल गए। अब पहली बात ये आती है भाई ओरिजिन कैसे हुआ, तो ओरिजिन इसी वजह से हुआ कि इन्हें लगा कि भाई ये लोगों में के अंदर फेथ नहीं है। लिबरलिज्म अपनी वजह से फेलियर है, एक्सट्रीमिज्म भी अपनी तरफ से फेलियर है। और ये हमें दो फेज में दिखेगा। पहला जो दिखेगा 1920 से पहले, बिफोर 1920 और आफ्टर 1920, दो तरीके से हमें ये दिखेगा। शुरुआती फेज में इन लोगों का विजन क्लियर नहीं है। इन लोगों का बस सिंपल विजन है कि भाई इंडिया को फ्री कराना है, और फ्री कराने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा डराना है। ये इनका शुरुआती फेज था। लेकिन आफ्टर 1920 अब ये सिर्फ फ्रीडम नहीं चाहते, साथ में एक मॉडल क्रिएट करते हैं कि कैसे हमारा देश फ्रीडम के बाद चलेगा। तो ये लोग बोलते हैं फ्रीडम के बाद हमारे देश में सोशलिज्म अपनाया जाएगा, और सोशलिज्म में हम लोग फार्मर और लेबर क्लास इसका रूल इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये सारी चीजें इनके साथ जुड़ गई, और इस 1920 वाले में मूवमेंट में ही आप लोगों को भगत सिंह, ये सारे लोग, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे लोग आपको आफ्टर 1920 वाले टाइम पीरियड में दिखेंगे। शुरुआती फेज जो होता है वो बंगाल से ही स्टार्ट होता है, रिवॉल्यूशनरी का भी। और रिवॉल्यूशनरी जो बंगाल से स्टार्ट होते हैं वो धीरे धीरे उन ऑफिसरों को डेथ कराने लग जाते हैं, जिन जिन को, या मर्डर करने लग जाते हैं, जिन जिन लोगों ने कहीं ना कहीं इंडियन लोगों को टॉर्चर किया है। और रिवॉल्यूशनरी और टेररिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस काफी कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कसाब, जिसने 2008 में इंडिया पर अटैक किया, वो इंडिया के लिए क्या है, एक तरीके से टेररिस्ट। लेकिन वही दूसरा एंगल देखोगे पाकिस्तान की तरफ से, वो क्या है, पाकिस्तान के लिए वो क्या है, रिवॉल्यूशनरी। तो दोनों में इतना ही डिफरेंस होता है। ऐसे ही जो जो रिवॉल्यूशनरी हमारे लिए थे वो ब्रिटिश के लिए क्या थे, टेररिस्ट। तो ब्रिटिश लोग उन्हें टेररिस्ट की एक तरीके से वो करते थे। तो दोनों में डिफरेंस बस यही होता है कि भाई आप किस देश से हो, उस हिसाब से पता चलता है कि आप रिवॉल्यूशनरी की उसमें या उसमें। और उसे सिंपल वे में पढ़े तो ये मान लो ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान, और एक पर्सन इंडिया पे अटैक करने आया। तो इंडिया के यहाँ अटैक करने आया और उसने अटैक को अंजाम भी दे दिया, तो इंडिया ने कहा क्या भाई हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक हो गया। और पाकिस्तान ने क्या कहा, ये हमारा फ्रीडम फाइटर है, ये हमें पाकिस्तान देना ही मांगेगा। तो ये दोनों में एक तरीके से अंतर होता है, बस बहुत छोटा सा अंतर होता है दोनों के अंदर। तो ये सारी चीजें इसमें चल रही होती है। ऐसे ही ब्रिटेन वाले जो थे उनके साथ भी ऐसे ही हो रहा था। अब देखो ओरिजिन के रीजन में एक रीजन तो हमने देखा लिबरलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म की जो पॉलिसी थी उसका फेलियर होना। पहला रीजन तो यही था। ये कैसे ओरिजिन हुआ, लिबरलिज्म और एक्सट्रीमिज्म के जो पॉलिसी थी उसके लिए। फिर दूसरा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी सप्रेशन की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी जो इंडियन लोगों को काफी ज्यादा सप्रेस कर रही थी। हम लोग कोई भी रिवॉल्ट करते थे उसके भी सप्रेस करने की कोशिश करती थी, कुछ डिमांड करते थे उसको भी सप्रेस करने की कोशिश करती थी। काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था इंडियन लोगों के साथ। पुलिस सिस्टम, सिविल सर्विस, ये सारे लोग, जुडिशियल सिस्टम इंडियन लोगों के अगेंस्ट काम करते थे। तो कोई भी क्राइम करता है तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है सोसाइटी में उसके साथ कुछ नेगेटिव चीजें होना। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ, और ये लोग यूथ लोग थे, तो यूथ लोगों में थोड़ा पेशेंस तो कम होता ही है। तो उन्होंने सोचा कि भैया बहुत हो गया, हमने बहुत दिन इनको बोला प्यार से लेकिन ये मानने वाले नहीं। तो अब इन्होंने अपने फोर्स से ही ब्रिटिश के फोर्स को रोकने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश की सप्रेशन पॉलिसी थी कि जिसने इंडियन लोगों को इतना ज्यादा सप्रेस किया, उस पॉलिसी ने भी कहीं ना कहीं यूथ लोगों को मोटिवेट किया कि भैया आप लोग फोर्स से फोर्स को रोक सकते हो। और अब
सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन, इससे कुछ नहीं होगा। फोर्स का यूज करो, ब्रिटिश लोगों को थोड़ी सी आवाज सुनाओ अपनी, बम पिस्तौल से धमाके से एक दो बार उड़ेंगे, उसके बाद अपने आप सारी चीजें समझ जाएंगे। ऐसे ही आजकल के टेररिस्ट लोग काम करते हैं, IAS हो या कोई भी, उनका मेन मकसद होता है लोगों के अंदर फियर क्रिएट करना। अगर लोगों के अंदर फियर क्रिएट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक उन्हें समझ में आ जाएगा। फिर इन लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा फेमस करने के लिए बहुत सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सारी चीजें पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। इनसे क्या होगा? इनसे ये होगा, जो जो यूथ लोग इनकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, उनको ये बड़ी आसानी से मोबिलाइज कर सकते हैं। आप लोगों ने IAS वालों को देखा होगा, कैसे वो सोशल मीडिया के थ्रू एक बड़ा एम्पायर खड़े करने के लिए बहुत सारे लोगों को हायर कर रहे थे, इवन जो एजुकेटेड थे वो भी। ऐसे ही ये लोग उस टाइम क्या करते थे, मैगजीन और इन सब के थ्रू कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। जैसे युगांतर, संध्या, बंदी जीवन, ये सब रिवॉल्यूशनरी मैगजीन है। आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि संध्या जो मैगजीन है वो किससे जुड़ी हुई है, लिबरलिज्म, एक्सट्रीमिज्म या रिवॉल्यूशनरी? तो संध्या, बंदी जीवन, बंदी जीवन जो मैगजीन है इसे सचिंद्र नाथ सन्याल लिखेंगे और इसको माना जाता है कि ये रिवॉल्यूशनरी की बाइबल है। और कहीं ना कहीं एक और इवेंट ऐसा हुआ वर्ल्ड में कि जिससे इन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। वो इवेंट ये था, रसिया और आयरलैंड के बीच एक थोड़ा सा वॉर हुआ और उस वॉर में रसिया ने पहले आयरलैंड के लोगों को हरा दिया, लेकिन आयरलैंड के लोगों ने उसका जवाब देने के लिए एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट किया और अपने देश से रसिया की आर्मी को बाहर फेंका। तो इन रिवॉल्यूशनरी को लगा कि जब आयरलैंड इतना छोटा सा देश हो के इतनी बड़ी रसिया जो कि यूरोप का ही पार्ट है, ब्रिटिश लोग बोला करते थे कि हम लोग अनबीटेबल हैं, हम लोगों को कोई हरा नहीं सकता। ये सोच इन लोगों ने इंडियन लोगों के ऊपर एक तरीके से इम्पोज करने की कोशिश की और बोला यूरोप के जो भी लोग हैं वो हारते नहीं। जब इन लोगों को पता चला कि भैया एक छोटा सा देश आयरलैंड वो इतने बड़े रसिया को हरा सकता है, तो हम लोग मिलके क्यों नहीं ब्रिटिश वालों को हरा सकते रिवॉल्यूशनरी का यूज करके। तो आयरलैंड और रसिया के बीच के वार से इन लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला और इसने भी इन्हें प्रमोट किया कि भैया रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट करो। फिर 1917 में रसिया में खुद ही एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हुआ और उसके थ्रू वहां पर फार्मर और लेबर इन सब का रूल स्टैब्लिश हुआ। तो ये भी कुछ रीजन थे जिसकी वजह से इन लोगों का ओरिजिन हुआ। और फिर क्या हुआ कि भाई इनके पास गांधी जी आने से पहले कोई ऑप्शन भी नहीं होगा और 1920 के बाद जो मूवमेंट स्टार्ट होता है, जो नए नए बच्चे आएंगे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये नए नए जो रिवॉल्यूशनरी यूथ हैं, ये लोग पहले स्टार्टिंग फेज में गांधी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। 1915 में गांधी जी का आना होगा और 1947 तो, लेकिन जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 के आसपास चला तो गांधी जी ने सबसे वादा किया था कि भाई मैं 1 साल में आप लोगों को स्वराज दिला दूंगा, लेकिन 1 साल के बाद स्वराज मिला नहीं और चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जहां पर काफी ज्यादा वायलेंस हुई गोरखपुर के पास और गांधी जी ने मूवमेंट को वापस ले लिया। तो उससे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये सारे लोग बहुत नाराज हुए और फिर इन्हें लगा अब कोई गांधी जी भी साथ नहीं देंगे तो हम लोगों को खुद ही अपना मूवमेंट चलाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का वापस होना भी इसके ओरिजिन में इंक्लूड था। अगला इन लोगों ने क्या क्या प्रोग्राम बनाया कि भैया कैसे हम लोग अपने मूवमेंट को चलाएंगे। तो ये लोग पहले से ही डिसाइड रखते थे कि भाई इस बंदे को हमें इस टाइम मारना है। ये सारी चीजें तो थी,
और इसका रीजन ये नहीं होता था कि इनको मारना अच्छा लगता था, इसका सिंपल सा रीजन था, आप लोग ब्रिटिश ऑफिसरों को मारोगे तो कहीं ना कहीं न्यूज बनेगी, और न्यूज बनेगी तो इंडियन नेशनलिज्म और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का जो इशू है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, इन सब लोगों को पता चलेगा, वहां के लोगों को भी पता चलेगा। इसलिए तो एक तरीके से ये लोग जो बहरी सरकार थी उसको अपनी आवाज सुनाना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम और बहुत सारी चीजें रखी कि भाई जिन्हें हम लोग करेंगे, और धीरे धीरे ये प्रोग्राम में बहुत सारे यूथ भी इन्वॉल्व होते गए, खासकर कॉलेज वाले यूथ। तो पहले इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर को किल करना स्टार्ट किया, जो जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए अच्छे नहीं थे, उन सब के लिए सारी चीजें। अगला क्या किया, अपनी बहुत सारी सीक्रेट एजेंसी स्टार्ट कर दी, और इनका काम था प्लानिंग बनाना, इनको डायरेक्शन देना। तो ये सीक्रेट एजेंसी स्टार्ट हुई जो छिप कर एक तरीके से कोऑर्डिनेशन करते थे, और गवर्नमेंट के खिलाफ कहीं ना कहीं बहुत सारे मूवमेंट की योजना ये सीक्रेट सोसाइटी बनाती थी इनकी। तो ये सीक्रेट सोसाइटी एक तरीके से काम कर देती। और क्या किया इन्होंने, स्वदेशी लूट करना भी स्टार्ट किया। अपने देश में ही इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट किए जिसके थ्रू रिसोर्सेज को ब्रिटिश वालों से इन लोगों ने छीना। और आप लोगों ने एक इंसिडेंट के बारे में सुना होगा, ककोरी इंसिडेंट। देखो ककोरी में क्या होता है, 1920 के बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और ये सारे लोग एक साथ आते हैं। तो इन लोगों को रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा इनके पास तो था नहीं, ना हमारे इंडियन लोगों के पास था इतना। तो इन लोगों ने क्या प्लानिंग की कि हम लोग, ककोरी एक ट्रेन आ रही है जिसमें बहुत सारा सोना है, साथ में बहुत सारे हथियार भी हैं, तो हम लोग इस ट्रेन को ही लूट लेते हैं। तो इन लोगों ने यूपी के पास एक प्लेस था ककोरी, वहां पर ट्रेन लूटी, और उस ट्रेन से जितने भी हथियार मिले, जितने भी संसाधन मिले, उससे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को चलाया। तो इसका मतलब उन्होंने इंडियन लोगों से रिसोर्सेज को छीनने के लिए ये सारे काम भी किए। कई बार उन्होंने बहुत सारी लूटों को अंजाम दिया, और उसका रीजन था इन लोगों को कहीं ना कहीं वो सारी चीजें चाहिए थी। अगला क्या बोला इन्होंने, हम लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजी सीखेंगे, और इस टेक्नोलॉजी को यूथ को भी बताएंगे। टेक्नोलॉजी कौन से रिलेटेड, बॉम्ब से रिलेटेड, और सारे ऐसे इक्विपमेंट जिनके थ्रू हम लोग ऐसे एक्सप्लोसिव बना सकते हैं जिसके थ्रू ब्रिटिश लोगों को थोड़ा सा धमाका करके आवाज सुनाई जा सकती है। तो ये सारी चीजें करते थे, और फॉरेन से भी बहुत सारे वेपन को ये लोग इंपोर्ट करते थे, फॉरेन से वेपन इंपोर्ट भी करते थे, अच्छे अच्छे वेपन जो वहां मिलते थे उसको मंगा लिया करते थे। और क्या करते थे, लोगों को ट्रेनिंग देते थे कि भैया कैसे आप लोगों को लड़ना है, ये सारी चीजें इनका पार्ट थी। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यूथ को मोटिवेट करते थे जिससे और ज्यादा लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हों, और इनकी जो हायरिंग है वो सारी चीजें चलती रहें, क्योंकि अगर हायरिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की कुछ कमियां भी थी। पहली बात, इंडियन जो सोसाइटी है वो काफी ज्यादा पीसफुल है। तो इंडियन सोसाइटी पीसफुल होने की वजह से इस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को बेस नहीं मिला। भाई कोई भी फैमिली मेंबर नहीं चाहेगा कि भैया हमारा बच्चा जाए और वो किसी को मारे, और वो किसी को मारेगा तो वो भी एक दिन मरेगा। तो वायलेंस की जो इनकी पॉलिसी थी उससे कहीं ना कहीं इनका बेस कमजोर हुआ, और ये लोग नॉर्मल पब्लिक में कभी फेमस नहीं हुए। नॉर्मल पब्लिक वाले लोग इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते थे, उन्हें भी डर लगता था।
क्योंकि जो ब्रिटिश वाले इनके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लेते थे तो वो एक्शन भी काफी ज्यादा क्रूर तरीके से लेते थे। उनके घरों को जला देना, उनके फैमिली मेंबर को मार देना, इस वजह से भी बहुत सारे लोग डरते थे कि भैया इसमें अगर हम लोग लगे रहे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए वो लोग ज्यादातर बचते रहते थे। और दूसरी तरफ इंडिया में बहुत सारे पीसफुल मूवमेंट भी हुए, नॉन वायलेंस, गांधी जी आएंगे तो नॉन वायलेंस की तरफ अट्रैक्शन होना भी इनके लिए भी इसको वीक करता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे। तो ज्यादातर लोग गांधी मूवमेंट से जुड़े हुए थे या लिबरलिज्म या एक्सट्रीमिज्म, तो इनकी तरफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोगों का कम था। और गांधी मूवमेंट की एक और खासियत नॉन वायलेंस थी, तो जान का कभी नुकसान नहीं होता था। ज्यादा से ज्यादा आपको ब्रिटिश लोग अरेस्ट करके जेल ले जाएंगे, 1-2 साल रखेंगे, उसके बाद आप लोगों को छोड़ देंगे। तो इस वजह से इन लोगों का बेस काफी वीक था और इस वजह से इन्हें बार बार हायर करने में काफी प्रॉब्लम होती थी। अब गिने चुने लोग अगर 1-2 ऑफिसर को मार भी देते तो उससे ज्यादा एक तरीके से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन लाहौर में जो इंसिडेंट हुआ जिसमें भगत सिंह भी थे, राजगुरु भी थे, सुखदेव भी थे, वो इंसिडेंट किस लिए हुआ? ब्रिटिश लोगों ने इंडियन लोगों के लिए साइमन कमीशन बनाया और साइमन कमीशन का एक वर्क था 1927 में बना कि आप लोगों को इंडिया में जाना है, डिफरेंट डिफरेंट जो वहां के लोग हैं उनसे पूछना है कि भैया आप लोगों को कैसा रूल चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए, कैसे क्या क्या प्रोविजन चाहते हो। इसके लिए साइमन कमीशन बना और साइमन कमीशन ने बहुत सारी रिपोर्ट लेकर वो इंडिया में आया, लेकिन इंडियन लोगों ने उसका बॉयकॉट किया। और बॉयकॉट करने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या था? इसके सारे की सारे मेंबर, 7 मेंबर की एक कमेटी थी और सारे के सारे मेंबर कौन थे? ब्रिटिश। तो हमारे लोगों ने बस बोला, करीम जी बोलिए, कुछ बोलना चाहते हो? करीम जी कुछ बोलना चाहते हो? आपका माइक ऑन है, फिर फरीन जी माइक ऑफ कर लो। देखिए, साइमन कमीशन 1927 में बना और ब्रिटिश लोगों ने बनाया और इस साइमन कमीशन की वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि सारे लोग व्हाइट लोग, 7 की 7 मेंबर, और ये लोग इंडिया के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत सारी प्लानिंग करने वाले। तो इसलिए जितनी भी हमारे देश की पार्टी थी सबने इन लोगों का एक तरीके से बॉयकॉट किया। और इसी बॉयकॉट का एक ही इंसिडेंट हुआ पंजाब में। वहां पर लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय जी लीड कर रहे थे तो वहीं पे एक ऑफिसर था, उसने लाठी से उन्हें इतनी बार मारा कि उनके सिर पर ज्यादा चोट लग गई और उनकी डेथ हो गई। इस इंसिडेंट से फिर दोबारा यूथ लोगों में थोड़े से बदले की फीलिंग आई, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लोगों से कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत हुई और रिवॉल्यूशनरी लोग इन लाला लाजपत राय जी, तिलक और बिपिन चंद्र पाल को अपना आइडियल मानते थे। तो जैसे ही ये सारी चीजें हुई तो इन्होंने फिर दोबारा से बंदूक निकाली और फिर 1929 के आसपास इन लोगों ने उस पर्सन को जिसने लाला जी को मारा था उसको डेथ तक पहुंचाने के लिए प्लानिंग बनाई और उसके मर्डर करने की कोशिश की, लेकिन उस दिन वो ऑफिसर आया नहीं, दूसरा ऑफिसर निकल रहा था, इन्होंने उसी को उड़ा दिया। और इसी इंसिडेंट को हम नाम से जानते हैं लाहौर इंसिडेंट। तो लाहौर इंसिडेंट में इन लोगों ने एक ऑफिसर को अपने मार दिया और फिर उसके बाद एक और इंसिडेंट क्या हुआ, ब्रिटिश लोग एक एक्ट लाने वाले थे रिवॉल्यूशनरी के खिलाफ। पहले वो रॉलेट एक्ट लेके आ चुके हैं। रॉलेट एक्ट में क्या था? बिना केस के, बिना जजमेंट के, बिना राइट्स के आप लोगों को जब ब्रिटिश पुलिस का मन करे तब अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसा ही एक एक्ट और दोबारा ला रहे थे कि सोशलिज्म और रिवॉल्यूशनरी को कहीं ना कहीं सप्रेस किया जा सके, इसलिए ला रहे थे। तो इस एक्ट के खिलाफ भगत सिंह और एक और उनके साथी ये दोनों आए
और इन लोगों ने असेंबली में बम फेंका। उस असेंबली में बम फेंकने का मकसद ये नहीं था कि वहां पे लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, उसका सिंपल सा मतलब ये था कि इनको थोड़ी सी अपनी आवाज सुनाई जाए। और वहां पर उन्होंने बहुत सारे जो पर्चे और पेपर लेके आए थे वो भी फेंके, और बम ऐसी जगह फेंका गया जहां पर कोई भी इंसान नहीं था। तो एक तरीके से वॉइस सुनाने के लिए, और खुद ही उस टाइम अरेस्ट हो गए। तो इन लोगों को लगा बम फेंका है, मरा कोई है नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल की सजा होगी और उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई, लाहौर इंसिडेंट से पहले तो ये बच चुके थे कि इन्होंने जब उसके ऑफिसर की उसके बाद इनके ही एक दोस्त ने इनके खिलाफ क्या दे दी, बयान दे दिया कि हाँ ये लोग इन्वॉल्व थे और इन लोगों ने मेरे से ही थोड़े से बम बनवाए थे, जिससे या गन बनवाई थी जिससे हम लोगों ने उस ऑफिसर को मारा था। अब ये सारी चीजें जब इंफॉर्मेशन लीक हो गई और लाहौर केस चला, और लाहौर केस के बाद 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दे दी गई। और इससे हमारे देश में एक तरीके से बेस बना और सब लोगों ने इन शहीदों को याद किया। और फिर उसके बाद एक नया फेज स्टार्ट हुआ जिसमें लोग अब ब्रिटिश लोगों को माफ करने वाले नहीं थे। तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट और बड़े लेवल पे चला गया, गांधी जी के साथ भी कोऑपरेशन बढ़ गया। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के जो भी इन्होंने दिया अपने देश के लिए, उसकी वजह से पब्लिक काफी ज्यादा इमोशनल भी थी, तो ब्रिटिश के खिलाफ काफी एक्शन हुआ। तो ऐसे जो सेकंड फेज था रिवॉल्यूशनरी का वो चला। और सेकंड फेज की एक और खास बात, फर्स्ट फेज में रिवॉल्यूशनरी में वुमेन नहीं थी, लेकिन सेकंड फेज में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में बहुत सारी वुमेन भी आ गई। और ये वुमेन भी कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को अंजाम देने लगी। किसी फंक्शन में जाती थी, माला पहनाई ब्रिटिश ऑफिसर को, और उस माला में बम था, बम से वो उड़ गए। तो ये सारी चीजें ये लोग करने लगे। तो धीरे धीरे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर में भी बहुत सारे इंडियन लोग कर रहे थे। जैसे कनाडा से भी बहुत सारे लोगों ने किया, इवन ब्रिटिश के वहां पर भी लंदन में भी एक हाउस बना, वहां से भी हमारे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी ने मूवमेंट चलाया ब्रिटिश के खिलाफ। और इन लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, भैया प्यार से मान जाओ, प्यार से नहीं मानोगे तो हम लोग आपके घर में भी ये सारे मूवमेंट चला सकते हैं। अगली बात आती है भाई, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से जुड़ी हुई इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन क्या है। कई बार इन इंस्टीट्यूशन के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशन चलाई गई थी, ऐसे ही रिवॉल्यूशनरी की भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है जिनके थ्रू रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में चला। तो दो पार्ट थे, एक तो इंडियन में ये लोग जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे थे, और दूसरा इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रियों में। दो जगह इंडियन का रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चला। इंडिया में जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का सबसे पहला फेज हमें दिखता है, इन लोगों ने सावरकर, दो भाई थे, इन दोनों भाइयों ने अपने लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और कुछ यूथ लोगों को इकट्ठा किया। 1904 के आसपास सावरकर है, तो सावरकर नाम से आपको पता चल रहा होगा थोड़ा सा, मराठा या महाराष्ट्र वाले जो एरिया है उसके आसपास ये लोग कहीं ना कहीं रहेंगे। तो इन लोगों ने महाराष्ट्र के आसपास अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, मित्र मेला। मित्र मेला, ये ऑर्गेनाइजेशन एक मैगजीन भी निकालती थी जिसका नाम था अभिनव भारत। तो बाद में इस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का नाम मित्र मेला से अभिनव भारत भी हो गया। तो आप लोगों से अभिनव भारत पूछा जाए या मित्र मेला, दोनों का नाम एक ही है, और दोनों को इन सावरकर बंधुओं ने चलाया, और कहां से चलाया, महाराष्ट्र से। ये पहली रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडिया में एक तरीके से डेवलप हुई। इसके पहले ही बंगाल में भी बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ।
बंगाल में जो सबसे पहली थी वो थी अनुशीलन ये आप लोग लिख लेना, अनुशीलन कमेटी। कई बार आप लोगों से मैच कराने के लिए पूछा जाएगा, तो इन 2-3 ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं बताऊंगा रिवॉल्यूशनरी वालों का, उनका लिख लेना। अनुशीलन कमेटी, इसको एस्टेब्लिश करने में जतेंद्र नाथ बनर्जी और वरेंद्र कुमार घोष, ये दो लोग काफी ज्यादा फेमस थे, और ये एस्टेब्लिश कहाँ हुई? बंगाल में। जतेंद्र नाथ बनर्जी अनुशीलन कमेटी के बारे में पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि अनुशीलन कमेटी कहाँ पे थी, और दूसरा ऑप्शन था इसके लीडर कौन कौन थे, किसने इसे एस्टेब्लिश किया। तो जतेंद्र नाथ बनर्जी और वरेंद्र कुमार घोष। और एक बार क्वेश्चन सिर्फ इतना ही सिंपल पूछा था कि अनुशीलन कमेटी किससे जुड़ी हुई थी, लिबरलिज्म मूवमेंट, एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट या गांधी मूवमेंट। कई बार ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल वे में कि अनुशीलन कमेटी के बारे में अगर आप लोगों ने सुना है तो बताइए कि ये लोग इंडिया में थे, बंगाल में थे, महाराष्ट्र में थे, ये सारी चीजें उसमें। और दूसरे मेंबर कौन थे? वरेंद्र कुमार घोष। ये लोगों ने मिलके अनुशीलन कमेटी को एस्टेब्लिश किया। और वरेंद्र कुमार घोष जो आप लोगों को इसमें दिख रहे हैं, इन्होंने एक मैगजीन भी निकाली थी जिसका नाम था युगांतर। इसका मतलब क्या होता है? युग अंतर, मतलब अपनी सेंचुरी में या अपने इंडिया में अब युग को चेंज करना, अपने टाइम को चेंज करना और ब्रिटिश लोगों को भगाना और इन लोगों को अपनी आवाज सुनाना। जो ये बहरी सरकार है ये हमारी आवाज नहीं सुनती है, इस सारी चीजों को ये सारी चीजें करते थे। और एक और है सूर्यसेन। सूर्यसेन एक बहुत बड़े इंसिडेंट को अंजाम देने में इन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया। सूरसेन ने 1930 के आसपास, जब इंडिया में सॉल्ट रिवॉल्ट चल रहा था या सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था, उस टाइम 1930 के आसपास इन्होंने बंगाल में ब्रिटिश लोगों के बहुत सारे वेपन रखे हुए थे। चटगांव अब पड़ता है बांग्लादेश में। तो चटगांव में इन लोगों ने अटैक किया और ब्रिटिश लोगों के बहुत सारे जो वेपन थे वो सारे लोग लिए, और कई महीनों तक सूर्यसेन ने और उसकी पूरी टीम ने उस चटगांव पर, जहां पर इनके आर्म्स रिलेटेड वेपन थे, उस पर कंट्रोल करके रखा। फिर सेकेंड फेज में भगत सिंह आएंगे और भगत सिंह और उनके दोस्त मिलके भारत नौजवान सभा इसको एस्टेब्लिश करेंगे 1926 में, भारत नौजवान सभा। और ये सभा स्टार्टिंग होगी लाहौर में, एक कॉलेज था और लाहौर कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंटों ने एक यूनियन बनाई थी, और स्टूडेंट यूनियन ने ही लाहौर कॉलेज के लिए एक सभा का डेवलपमेंट किया, जिसमें ये लोग मीटिंग करते थे सीक्रेटली, एक दूसरे से बातें करते थे और नए नए यूथ लोगों को मोटिवेट करते थे कि भैया आप लोग भी देश के लिए रिवॉल्यूशनरी बनो और ब्रिटिश लोगों को अपनी आवाज सुनाओ। तो भगत सिंह और उनके दोस्तों ने मिलके 1926 में भारत नौजवान सभा को एस्टेब्लिश किया। भारत नौजवान सभा भगत सिंह और खासकर चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उनको याद जरूर रखना। नौजवान सभा, क्योंकि इन लोगों ने 20वीं सेंचुरी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और ये लोग बहुत सारी चीजें करते थे, कुछ एक्टिविटी भी करते थे, इनको ट्रेनिंग भी देते थे थोड़ी बहुत कि भैया आप लोग आओ और ये सारी चीजें करो। और फिर जब 1911 के आसपास कुछ इंसिडेंट भी हुए, 1911 के आसपास हमने कल भी देखा था बंगाल का डिवीजन हुआ 1905 में,
1906 में मुस्लिम लीग बनी और फिर उसके बाद रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टैब्लिश हुआ और इस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के डर से ब्रिटिश लोगों ने अपनी कैपिटल चेंज की 1911 के आसपास। और जब ये लोग 1911 के आसपास, इनका जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग, ये जब जा रहा था अपने काफिले के साथ, तो इन रिवॉल्यूशनरी लोगों ने लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर अटैक किया और इन लोगों ने प्लानिंग बनाई थी कि भाई हम कैसे लॉर्ड हार्डिंग को एक तरीके से मारेंगे, और इसी को हम कहते हैं दिल्ली इंसिडेंट। तो दिल्ली इंसिडेंट ये तब हुआ जब इनकी कैपिटल चेंज हुई और इस इंसिडेंट के थ्रू ये लोग चाहते थे कि हम लोग वायसराय को ही उड़ा दें, लेकिन ये लोग सक्सेसफुल नहीं रहे। और इस इंसिडेंट को एक तरीके से पूरा इंप्लीमेंट करने में जिसका रोल था उसका नाम है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, ये बोस जी जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस, इन लोग आप नाम सुना होगा, उनके ही फैमिली से रिलेटेड एक पर्सन थे बंगाल से। तो रास बिहारी बोस ने इस इंसिडेंट को काफी ज्यादा प्रमोशन दी, लेकिन दिल्ली जो ट्रेजेडी हुई या इंसिडेंट हुआ उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने सर्च करना भी स्टार्ट कर दिया और दिल्ली के आसपास जितने भी रिवॉल्यूशनरी थे उन सबको मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक बड़ा इंसिडेंट था कि भाई वायसराय भी अगर सेफ नहीं है तो कहीं ना कहीं सेफ होने वाला कोई भी नहीं। और कुछ जो वुमेन इस टाइम एक्टिव थी उनमें से थी, एक थी कल्पना दत्त। वुमेन का नाम भी पूछा जाता है कैसी बार, कल्पना दत्त। आप लोगों से बस यही पूछा जाएगा ये वुमेन जो आप लोगों ने ऑप्शन में दे रखी है ये किससे रिलेटेड थी। सुनीता चौधरी का चौधरी, ये भी इसमें इन्वॉल्व थी। प्रीति लता वांडेकर, प्रीति लता वांडेकर ये भी इसमें थी। और बीना दास, बीना दास, ये बीना दास दो बहनें थी और इन्होंने एक ऑफिसर को अपनी बुक में ही थोड़ा सा वो फाड़ के बंदूक बनाई और ऑफिसर आया था एक इवेंट में, वहीं से बंदूक निकाली और ऑफिसर को ठा ठा कर दिया वहीं पर इन दोनों बहनों को मार भी दिया गया। ठीक है, तो इन लोगों ने भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रविन्द्रनाथ टैगोर वुमेन के रिवॉल्यूशनरी बनने का काफी ज्यादा विरोध करते हैं। वो बोलते हैं कि वुमेन को कहीं ना कहीं इस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर कभी भी ये प्रमोट नहीं करता कि वायलेंस में वुमेन इंक्लूड हो। इवन वो तो ये भी कहते थे कि वायलेंस से कुछ फायदा नहीं है, नॉन वायलेंस ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी यूथ लोगों ने बहुत सारी जो चीजें की तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को फायदा भी हुआ। ब्रिटिश लोग थोड़े डरे भी, इनकी वजह से बहुत सारी पॉलिसियां भी चेंज करेंगे, लिबरलिज्म और कांग्रेस के अदर मेंबर को थोड़ा सा भाव भी देना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं इस रिवॉल्यूशनरी की वजह से हमें मिला नहीं कुछ फायदा, रिवॉल्यूशनरी की वजह से हमें बहुत सारे फायदे मिले। इनकी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं डरे भी और उन लोगों ने कैपिटल चेंज की, सारे इवेंट किए, तो ये सारी चीजें इन्होंने। ये हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन जानी जो इंडिया में है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से बाहर भी काम कर रही थी और उसमें बहुत सारे इंडियन लोग। तो फॉरेन में जो काम कर रही थी, पहली जो ऑर्गेनाइजेशन थी लंदन में, लंदन ब्रिटिश का हब, और हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे। तो पढ़ने वाले लोगों में से एक आदमी थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन लोगों को एक साथ इंटीग्रेट करने के लिए लंदन में ही एक सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया और इस सोसाइटी का नाम था इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी। और ये सोसाइटी एक हॉस्टल में थी जहां पर इंडियन लोग ही रहते थे। तो ये सारे लोग इंडियन लोगों को एक तरीके से एक तरफ इंटीग्रेट किया और जिन लोगों में भी इनको लगता था कि भाई इनमें थोड़ा सा लग रहा है कि इंडिया के लिए कुछ करेंगे,
उन लोगों को कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जोड़ दिया करते थे। और इन्होंने इसके आसपास ही एक इंडियन हाउस भी खरीद लिया, नाम ही उसका रख दिया इंडियन हाउस। वहां पर भी बहुत सारी ट्रेनिंग और प्रोग्राम कहीं ना कहीं किया करते थे लोग। और इसी के टाइम आप लोगों ने एक बंदे का नाम सुना होगा, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर भी एक रिवॉल्यूशनरी थे, और जब ब्रिटिश लोग इन्हें पकड़ना चाहते थे तो ये भाग के लंदन पहुंचे। तो सावरकर जी ने, जब श्याम जी कृष्ण वर्मा थोड़े बाहर गए थे तो सावरकर जी ने इसको हैंडल किया, और यहीं पर इन्होंने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर अपनी बुक लिखी, वीडी सावरकर ने, फर्स्ट वार ऑफ फ्रीडम, फर्स्ट वार ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। इन्होंने ही पहली बार बोला 1857 का जो रिवॉल्ट है वो इंडिया का फर्स्ट बैटल है जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज। और भी बहुत सारे लोग थे जो इस सोसाइटी से जुड़े हुए थे, जिनमें से मदन लाल ढींगरा, ये सारे लोग भी इस सोसाइटी से, जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, उससे लिंक थे। फिर दूसरा जो मूवमेंट इंडिया का चला वो चला फ्रांस में। फ्रांस की और ब्रिटिश वालों की कभी बनती नहीं थी, तो फ्रांस वाले काफी ज्यादा प्रमोट करते थे कि इंडियन लोग अगर चाहें तो हमारी टेरिटरी का यूज कर सकते हैं और हमारे यहाँ कोई भी चीजें बना सकते हैं। तो यहाँ पर रुस्तमा कामाजी ने, ये एक वुमेन थी, श्रीमती रुस्तमा कामाजी, इन्होंने पेरिस में ही एक रिवॉल्यूशनरी चीज की स्टार्ट की, और इन्होंने भी मोबिलाइज किया लोगों को, और यहाँ पर एक पत्र भी लॉन्च किया, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इस पेपर के नाम पर ही इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा, वंदे मातरम ऑर्गेनाइजेशन। और जितने भी लोग इंडिया के थे उन सबको इन्वॉल्व करके ब्रिटिश के खिलाफ सारी चीजें चलाई। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है तो उसमें ब्रिटिश और फ्रांस के लोग दोनों साथ में आ जाते हैं, तो फ्रांस की जो पुलिस है वो इन लोगों को अरेस्ट कर लेती है, और फिर उसके बाद ये मूवमेंट जो इंडिया का दब जाता है। अगला जो मूवमेंट चला वो चला अमेरिका में, यूएसए में। यहाँ पर भी बहुत सारे इंडियन लोग थे जो एक तरीके से लोगों को गैदर करके चल रहे थे। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फेमस सोसाइटी थी वो थी गदर पार्टी। आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, गदर पार्टी। इस पार्टी ने भी अदर रिवॉल्यूशनरी की तरह सारे लोगों को एक साथ इन्वॉल्व किया, और इसका नाम गदर क्यों रखा? गदर एक मैगजीन ये लोग निकालते थे रिवॉल्यूशनरी की, और उस मैगजीन के थ्रू लोगों को अवेयर किया जाता था कि भाई आप लोगों को देश के लिए करना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और इसको एस्टेब्लिश कहाँ पे किया? यूएसए का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में इन लोगों ने अपना हेडक्वार्टर बनाया, और जितने भी इंडियन लोग जो चाहते थे कि भैया इंडिया के लिए कुछ किया जाए, तो उन सब लोगों को इसको इन्वॉल्व किया। इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे, लाला हरदयाल, सोवन सिंह भाकना, भाई परमानंद। लाला हरदयाल, सोवन सिंह भाकना, ये सारे लोग इस मूवमेंट को लीड करते हैं, और भाई परमानंद। और एक और चीज इनकी क्या थी, सेक्युलरिज्म के मॉडल से ये लोग काम कर रहे थे। सेक्युलरिज्म मतलब इसमें सभी रिलीजन के लोग इंक्लूड थे। ज्यादातर लोग सिख थे, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ सिख लोगों की चलती थी। आप लोगों को पता होगा सिख लोग कनाडा में काफी ज्यादा रहते हैं, तो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर देखोगे तो आसपास है, तो तब से ये लोग रहते हैं, तो उसकी वजह से ये लोग साथ में आए और लोगों को एक साथ किया। और इसी के टाइम एक इंसिडेंट भी हुआ
कामागाटामारू इंसिडेंट, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। हुआ क्या, कामागाटामारू, गाटा मारू एक शिप था और इस शिप को जापान का एक शिप था, इसे लीज पे लिया था एक इंडियन पर्सन ने। और वो क्या कर रहे थे, जापान से और इंडिया से बहुत सारे लोग जो गदर पार्टी से मिलना चाहते थे और वहां पर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को और ज्यादा एक्टिव करना चाहते थे। और ये जो इंसिडेंट हुआ 1914 के आसपास हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दुनिया में चल रहा था। तो इसमें इंसिडेंट में ये लोग चाहते थे कि भैया और लोग हमारे साथ आए और कनाडा में जुड़कर हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ कुछ रिवॉल्यूशन। लेकिन कनाडा ब्रिटिश का एक क्या था, एक कॉलोनी था जैसे हम लोग थे, तो कनाडा के पास फ्रीडम नहीं थी। तो ब्रिटिश लोगों ने इसके आने से पहले ही एक एक्ट बना दिया और उसमें बोला कोई भी पर्सन जो इनडायरेक्टली किसी दूसरे देश से किसी थर्ड पार्टी के शिप पे आएगा तो उसको अलाउ नहीं होगा कनाडा की सीमा में आना, तो उसे बॉर्डर ही क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। तो ये लोग पहुंच तो गए कनाडा के कोस्ट के पास, लेकिन इन लोगों को एंट्री नहीं मिली और इस वजह से काफी ज्यादा इनकी डिबेट हुई ब्रिटिश ऑफिसरों के साथ, ब्रिटिश पुलिस वालों के साथ, और उसमें कई बार बोलते हैं कि बहुत सारे लोग वहां पे मर भी गए। फिर उसके बाद ये लोग वापस आए और फिर वापस से फिर इंडिया आए। तो जो गदर पार्टी का एक तरीके से मूवमेंट था वो थोड़ा सा उठ गया। गदर पार्टी चाहती थी कि 1914 से 1919 के बीच जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है उस टाइम हम थोड़ा सा फायदा उठाएं और ब्रिटिश के खिलाफ वायलेंस करें जिससे इन लोगों में डर हो। लेकिन ब्रिटिश वालों को ये बात पहले ही पता चल गई तो उन्होंने उन लोगों को आने ही नहीं दिया, क्योंकि अगर ये लोग आने देते तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती और वायलेंस क्रिएट होती तो ब्रिटिश लोगों को लॉस होता। इसलिए इन लोगों ने इन लोगों को आने ही नहीं दिया। अगला जो है अफगानिस्तान। यूएसए के बाद अफगानिस्तान में भी बहुत सारे हमारे लोग थे, उन्होंने वहां पे भी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट करा। यहाँ पर दो पर्सन थे, एक राजा महेंद्र प्रताप और दूसरा बरकतुल्ला। इन लोगों ने अफगान की एक टेरिटरी को अपने अंडर कर लिया और वहां पर इंडियन फ्लैग लगाकर फ्रीडम घोषित कर दी और बोला ये भी हमारा पार्ट है। अफगान पर इनडायरेक्टली उस टाइम ब्रिटिश का ही कब्जा होता था, लेकिन ये उस टाइम बिजी थे। 1915 के आसपास ये इंसिडेंट हुआ, ब्रिटिश लोग बिजी थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इसी चीज का इन लोगों ने फायदा उठाया और राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने यहाँ पर गवर्नमेंट भी बनाई। राजा महेंद्र प्रताप जी बन गए प्रेसिडेंट और बरकतुल्ला को बना दिया पीएम। तो एक तरीके से गवर्नमेंट स्टेब्लिश हो गई और जिसको हमने जोड़ दिया कि भैया ये हमारी फ्रीडम मूवमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिवॉल्यूशन से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन थी। इंडिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ टाइम ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन में थी। इनके बारे में आप लोगों से थोड़ा थोड़ा पूछा जा सकता है, खासकर ये चीजें एमसीक्यू में काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। और मेंस का जो क्वेश्चन बनता है वो पूरे टॉपिक पे बनता है कि डिफाइन द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट रोल इन इंडियन फ्रीडम फाइटर मूवमेंट, डिस्कस विद सम एग्जांपल। ऐसे आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो उसमें पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके दो फेज बताने कि भाई 19th सेंचुरी में अलग था, 20th सेंचुरी में अलग था। 19th सेंचुरी में या 1920 से पहले जो रिवॉल्यूशनरी थे वो नेशनलिज्म की बात करते थे, उनके पास कोई बड़ा विजन नहीं था कि सिस्टम कैसा हो। लेकिन 1920 के बाद वाले रिवॉल्यूशनरी जो थे वो नेशनलिज्म के साथ साथ सोशलिज्म के मॉडल से भी जुड़ गए। उन्होंने बताया हम लोगों को लेबर और फार्मर का रूल स्टैब्लिश करना है, तो इससे कहीं ना कहीं ये लोग जुड़ गए। तो इसमें ये सारी चीजें डिफरेंस थी। अब अगली बात आती है, जब इन लोगों का इतना सारा अच्छा चल ही रहा था तो इनका डिक्लाइन क्यों हुआ? तो डिक्लाइन होने के पीछे भी कुछ रीजन थे। सबसे पहला रीजन, ये लोग अलग अलग तरीके से एक तरीके से काम कर रहे थे। कोई लंदन में है, कोई इंडिया के महाराष्ट्र में, कोई बंगाल में, सब एक साथ नहीं आ पाए। और जब सब एक साथ नहीं आ पाए तो इनको सप्रेस करने में ब्रिटिश लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो पहली प्रॉब्लम इंटीग्रेशन ना होना और कोई बड़ा लीडर ना होने की वजह से ये लोग थोड़े से डिक्लाइन हुए। और अगली बात,
इंडियन सोसाइटी नॉन वायलेंस पे काफी ज्यादा फोकस करती है, तो इनका जो बेस था पब्लिक की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं इनका पब्लिक बेस नहीं मिला। और साथ में कांग्रेस, गांधी जी, तिलक जी, ये जितने भी बड़े लीडर आप लोग सुनते हो, इन लोगों ने कभी रिवॉल्यूशनरी को सपोर्ट नहीं किया। और उसका रीजन ये था, अगर ये लोग रिवॉल्यूशनरी को सपोर्ट कर देते तो इसका मतलब कांग्रेस भी टेररिस्ट लोगों को प्रमोट करती है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कांग्रेस को ही बैन कर देती, इसलिए ये लोग इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हुए। और अगली बात, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसमें इन लोगों की जहां जहां इस्टेब्लिश किया था फॉरेन कंट्रियों में, तो बहुत सारे जो ब्रिटिश के साथ आए, फ्रांस आया, यूएस से आया, इन लोगों ने अपने यहाँ पर इंडियन लोगों को टेररिस्ट मूवमेंट करने के लिए मना कर दिया। और एक और रीजन, गांधी जी का नॉन वायलेंस जो मूवमेंट चला, शांत सत्याग्रह चला, उसने भी कहीं ना कहीं इन लोगों को वीक कर दिया, क्योंकि अब लोग गांधी मूवमेंट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे एज कंपेयर टू उसकी तरफ। तो जब ये लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, तो बहुत सारे लोगों ने इसकी तरफ ही काम करना स्टार्ट कर दिया। तो गांधी मूवमेंट ने भी कहीं ना कहीं इन लोगों को वीक किया, और इस वजह से भी ये लोग काफी ज्यादा डिक्लाइन किए। और कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि भाई इन लोगों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जिस टाइम ना गांधी मूवमेंट चल रहा था, ना लिबरलिज्म मूवमेंट चल रहा था, ना एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम के गैप को इन लोगों ने काफी अच्छे से फील किया। और ब्रिटिश लोगों को ये नहीं फील होने दिया कि आप लोग बड़े आराम से इंडिया में रूल करते रहो, तो इंडियन लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इन लोगों के ऊपर प्रेशर हमेशा बना के रखा। और जो फेज स्टार्ट हुआ था 1885 से लिबरलिज्म से, उसको आगे लेके गया एक्सट्रीमिज्म। और उस फेज को जब तक गांधी मूवमेंट 1920 में सही से नहीं शुरू हो जाता, तब तक ये लोग लीड करेंगे। और इनके जो छोटे मोटे इंसिडेंट थे, उससे काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, चाहे लाहौर इंसिडेंट हो, दिल्ली इंसिडेंट हो, और लोगों के अंदर, खासकर यूथ के अंदर, देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने की जो फीलिंग थी, वो भी डेवलप हुई। तो रिवॉल्यूशनरी लोगों ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और वो भी ऐसे टाइम में, जस्ट टाइम हमारे देश में और कोई मूवमेंट नहीं चल रहा था। और साथ में ये लोग बिना रिलीजन के, बिना कास्ट के, सब लोगों को साथ में लेके चल रहे थे। इनकी कोई कास्ट नहीं थी, कोई रिलीजन नहीं थी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया। बस इनका एक ही गोल था, कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से भगाना है। तो चाहे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हो, चाहे लिबरलिज्म हो, चाहे एक्सट्रीमिज्म हो, या गांधी मूवमेंट, गोल सबका एक ही है। बस मीन्स अलग अलग है, कोई वायलेंस को पसंद करता है, कोई नॉन वायलेंस को पसंद करता है, तो सबका तरीका अलग है, बट गोल सबका एक ही है। ठीक है, तो समझ आया आप लोगों को रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट? किसी को अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड करता हूँ। तो आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं कल की क्लास में। राधे राधे। राधे राधे देवता।